मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन धारावी की तंग गलियों के बीचों बीच चाय की दुकानों और रिक्शों की आवाजों के पीछे एक पुरानी इमारत खड़ी थी। पटकर चौल। आज भी उसके टूटे हुए खिड़कियों से ऐसी हवा गुजरती थी जैसे कोई अनकही चेतावनी दे रही हो। यह चौल आज भी जिंदा थी, मगर इंसानी नहीं। उसकी दीवारें जैसे हर रात कुछ फुसफुसाती थीं, हर कदम की आवाज सुनती थीं और हर सांस में किसी पुरानी दब चुकी कहानी का बोझ था। राघव जोशी, उम्र 32, बिजली मिस्त्री, जन्म से यहीं का था। वह इस चौल का हर कोना पहचानता था। कौन सा तख्ता कब चरमराएगा, कौन सा बल्ब किस टाइम झिलमिलाएगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हवा का स्वाद बदल गया था। अब चौल के अंदर एक अजीब घुटन रहती थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत की उंगलियां आपकी छाती पर रखी हों। यह सब शुरू हुआ मिसेस लीला देशपांडे की अचानक मौत के बाद। उन्हें उनके कमरे रूम नंबर 14 में मृत पाया गया था। वह खड़ी अवस्था में मिली, आंखें पूरी खुली, चेहरा ऐसे जमा हुआ जैसे उन्होंने मौत को सामने खड़े देखा हो। डॉक्टर ने इसे हार्ट अटैक कहा, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। 3 दिन बाद रात के 3:07 पर हल्की सी पायल की आवाज गूंजने लगी। छन छन छन। चौल में कोई पायल नहीं पहनता था, फिर भी वह आवाज ठीक उसी टाइम आती थी। लोग वजह ढूंढने की कोशिश करते, शायद हवा, शायद पाइप, पर अंदर से सब डर चुके थे। एक रात जब राघव सीढ़ियों के पास फ्यूज बॉक्स ठीक कर रहा था, किसी ने उसका नाम फुसफुसाया। राघव, राघव। आवाज ठंडी, कांपती हुई, जैसे किसी सूखे गले से निकली हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पूरी गैलरी खाली थी। दूसरे ही पल फिर वही फुसफुसाहट, और इस बार इतनी पास कि उसे किसी की सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। वह डर कर भाग गया। अगली सुबह आशा रूम नंबर 9 की लड़की रोती हुई मिली। आशा का दावा, उसने आधी रात को सीढ़ियों पर एक औरत को बैठे देखा, लंबे गीले बालों में कंघी करती हुई। पानी हर सीढ़ी पर टप टप गिर रहा था, जबकि चौल में 3 दिन से पानी नहीं आया था। जब लोगों ने जाकर देखा, सीढ़ियों पर काले, लंबे, ठंडे बालों के गीले लटके हुए गुच्छे पड़े थे, जैसे किसी ने अभी अभी खींच कर फेंक दिए हों। इसके बाद चौल में अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, रसोई में खाली बर्तनों की खनखनाहट गूंजती रहती, बिजली न होने पर भी ट्यूबलाइट झिलमिलाती रहती, और जब भी कोई कमरे नंबर 14 का नाम लेता, टीन की छत ऐसे हिलती जैसे कोई उस पर दौड़ रहा हो। कुछ लोगों ने तो लीला देशपांडे को उनके पुराने बालकनी में खड़े भी देखा। सुबह के धुंधले उजाले में उनकी गर्दन टेढ़ी, सिर एक तरफ लटका हुआ और नजरें चौल के गेट पर टिकी हुई। एक रात राघव का दोस्त इमरान शेख देर से घर लौटा। जैसे ही वह चौल में घुसा, उसने छत पर किसी छोटी सी परछाई को झुकी हुई देखा। उसने सोचा कोई बच्चा है, बोला, अरे नीचे आ जाओ, गिर जाओगे। वह आकृति धीरे धीरे सिर घुमाती है, शरीर वहीं रहता है, सिर्फ सिर, पूरा 180 डिग्री, और फिर उसकी खाली आंखें और फटी हुई मुस्कान इमरान को घूरती है। इमरान वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन सबसे भयानक रात अभी बाकी थी, जिसे राघव आज तक नहीं भूला। रात के 2 बजे अचानक पूरा चौल शांत हो गया। फिर थक थक थक, धीमी धीमी दस्तक एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती हुई। सब डर के मारे अपनी सांस रोक लेते। थक थक थक। दस्तक राघव के दरवाजे पर आकर रुकती है। राघव धीरे से झिर्री पीपुल से देखता है और उसकी रीढ़ जम जाती है। बाहर लीला देशपांडे खड़ी थी। उनका चेहरा राख जैसा, होंठ कांपते हुए, नसें उभरी हुई, और वह मुंह हिलाती हुई कह रही थी, दरवाजा खोल दो। गैलरी की सारी लाइटें झपक झपक कर फ्यूज हो गईं। दीवारें कांपी। फिर राघव के पैरों पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने पकड़ बना ली। बिस्तर के नीचे से राघव चिल्लाया, लात मारी, भागने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ कसता गया। अंधेरा, सन्नाटा, सिर्फ राघव की सांसें और वह मौत जैसी पकड़। हाथ तभी छोड़ा जब कमरे में पहली भोर की हल्की रोशनी आई। सुबह जब राघव ने हिम्मत कर बिस्तर के नीचे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कमरे में छोटे, गीले, कीचड़ भरे बच्चों जैसे पैरों के निशान बने थे, सीधे उस जगह तक जहां से वह हाथ उसे पकड़कर खींच रहा था। उस रात के बाद पटकर चौल में कोई चैन से नहीं सो पाता। कई परिवार भाग गए, लेकिन कई इतने गरीब थे कि कहीं जाने की जगह नहीं। और रूम नंबर 14 आज तक बंद है, लेकिन हर सुबह उसके दरवाजे पर ताजे खरोंचे मिलती हैं।
गहरी, ताजा, खून जैसे लाल लकड़ी के कटाव, जैसे अंदर कोई चीज हर रात बाहर निकलने की कोशिश करती है।